नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन स्टार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके भूगोल की कक्षा 11 और इससे संबंधित जो आपका 10th चैप्टर है वायुदाब एवं पवनें, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के प्रश्न नहीं आ रहे, पर हमारी जो टीम है उसने 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें करे हैं। इसके रीज़न ये है कि यही 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं ये 2 मार्क्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। मैं इन प्रश्नों को समझाऊंगा नहीं, बट आपको दिखा देता हूं। अगर आप इनको कर लीजिए तो ये भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में। हम जो है महत्वपूर्ण आपके 3 नंबर के प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं 3 नंबर वाले प्रश्न को सबसे पहले करवाऊंगा और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो 2 नंबर में भी आ सकते हैं, तो आप उन प्रश्नों को ज़रूर कर लें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा इसमें कि कोरियालिस बल क्या होता है और जो कोरियालिस बल होता है उसके प्रभाव किस प्रकार से पवनों की दिशा को प्रभावित करते हैं, और संक्षेप में हमें इसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यही रहेगा कि कोरियालिस बल जो प्रभाव है वो किस प्रकार से पवनों की दिशा को प्रभावित कर सकता है या करता है। देखिए, पवन जो होती है सदैव समदाब रेखाओं के सीधा चलती है, ठीक है। पवन जो होती है समदाब रेखाओं के एक प्रकार से उसके आर पार उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर नहीं चलती है। मतलब कहने का मतलब ये समझ लीजिए, जो समदाब रेखाएं होती हैं वो समुद्र तल से आप कह लीजिए कि वे उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर नहीं चलती है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर लेनी है। और इसी में एक चीज कही जाती है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, मतलब पृथ्वी जो हमारा घूमता है तो ये पवनें क्या होती हैं, मतलब जो पावर है, जो फोर्स है, वो विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित का मतलब होता है बिल्कुल पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। तो पवनों के इस विक्षेपण को ही कोरियालिस बल कहते हैं। मतलब पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर पार उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है और वे पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित हो जाती है, और पवनों के इस विक्षेपित होने को ही कोरियालिस बल या प्रभाव कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। कोरियालिस बल का प्रभाव कह सकते हैं आप। दूसरा इसका पॉइंट रहेगा कि इस बल के प्रभाव से पवन जो है एक प्रकार से वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। मतलब जो कोरियालिस बल है इसका इतना प्रभाव रहता है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यहां पर क्या होता है कि जो पवनें होती हैं वे दाईं से, एक प्रकार से आप कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दाईं का मतलब होता है आपका राइट हैंड साइड, और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ बाईं ओर, मतलब एक प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड आपका मुड़ जाती है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। उसके बाद जो कोरियालिस बल होता है वो विषुववृत्त और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो विषुववृत्त है वहां मतलब आपका शून्य रहता है और ध्रुवों पर अधिकतम रहता है। मतलब विषुववृत्त पे आपका शून्य। कोरियालिस बल का जो प्रभाव है हमारे ये बीच में होता है हमारा विषुववृत्त, जिसको 0 डिग्री एंगल भी कहते हैं, 0 डिग्री आप कह सकते हैं। यहां पर आपका शून्य रहेगा क्या, कोरियालिस बल, और यहां ध्रुवों पर सर्वाधिक रहता है, ठीक है। और इस विक्षेपक को, मतलब विक्षेप को जो ये पवनें आपकी बदल रही हैं, इसको फेरल नामक एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, इसीलिए इसको फेरल का नियम भी कहा जाता है। क्या नियम कहा जाता है? फेरल का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए हमारा जो रहेगा कि पवनों के प्रकार हमें बताने हैं और पवनों के प्रकार का हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 आपके पवन के प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है भूमंडलीय पवन, दूसरा होता है सामयिक पवन जिसको मानसूनी पवन भी उदाहरण उसका है, और तीसरा आपका रहेगा स्थानीय पवन। तो हमारे सामने जो 3 पवन है उसके उदाहरण हम देख सकते हैं और उनको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोरियालिस बल वाला भी क्वेश्चन आता है। चलिए इसको करते हैं। तो भूमंडलीय पवन होती क्या है? देखिए, हमारा जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के एक विस्तृत बहुत बड़े क्षेत्र पर पाई जाने वाली जो पवन होती है और वर्ष भर चलती है उसको भूमंडलीय पवन कहते हैं। इतना सिंपल सा आंसर आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक वर्ष में वर्ष भर चलने वाली जो पवन होती है उसको भूमंडलीय पवन कहते हैं। और ये जो पवनें होती हैं वायु दाब कटिबंध से दूसरे वायु दाब कटिबंध की ओर नियमित चलती है। मतलब एक वायु दाब की जो कटिबंध है वहां से दूसरी ओर चलती है, मतलब एक क्षेत्र से दूसरी ओर चलती है। और इसके 3 प्रकार हम देख सकते हैं। पहला है आपका समग्री पवन, ये आपका व्यापारिक पवन, दूसरा इसमें रहेगा पछुआ पवने, और तीसरा आपका है ध्रुवीय पवने। मतलब भूमंडलीय पवनों के ही 3 प्रकार होते हैं। दूसरा देखिए सामयिक पवने, और ये पवनें जो होती हैं ऋतु या मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। ये बहुत आपका इजी है कि जो सामयिक पवनें होती हैं वो ऋतु या मौसम के अनुसार चेंज हो जाती हैं। जैसे जैसे ऋतु चेंज होगा वैसे ही आपकी पवनें भी चेंज हो जाएंगी। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आपकी शुष्क पवनें चलती हैं, वहीं शीत ऋतु में आपकी शीत लहर चलती है। उसी प्रकार से ये आपकी मानसूनी पवनों के जो उदाहरण है वो उसके उदाहरण है, मतलब सामयिक पवन के उदाहरण है। तीसरा आपका पॉइंट है कि भाई आपकी स्थानीय पवनें क्या होती है। अब देखिए हमारे
पृथ्वी पर भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं वहां पे ठंडा और गर्म जो आपका चीज उत्पन्न होती है और ठंडा गर्म क्षेत्र होता है, तो वहां पर क्या होता है, स्थानीय क्षेत्र पर नियमित रूप से उस क्षेत्र विशेष में जो सीमित एक प्रकार की पवन चलती है, आप कह सकते हैं कि हमारा जो भूतल है वो गर्म और ठंडा होता है, भिन्नता होती है, और किसी क्षेत्र विशेष में सीमित क्षेत्र पे जो पवन चलती है उसे हम स्थानीय पवन कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, स्थल समुद्र, आपका समीर जो है, समुद्र समीर आपका जो उदाहरण है, इसमें लू है, आपका फोन है, चिनूक है, मिस्ट्रल है। जो लू लहर है आपकी वो पंजाब से हमारा बिहार का जो क्षेत्र है वहां पे आपकी है, वो बहुत ज्यादा गर्म लहर होती है, और मिस्ट्रल ठंडी। चलिए अगला प्रश्न हमारा इस रहेगा, इसमें मानसून पवनें किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं हमें बतानी है। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मानसून है क्या। देखिए मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा का है, और ये मौसम शब्द से लिया गया है। किसका शब्द है, अरबी भाषा का है, और ये मौसम जो शब्द है उससे लिया गया है, और इसका अर्थ होता है मानसूनी पवनें वे पवनें हैं जिनकी जो दिशा है वो एक प्रकार से मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। मतलब ग्रीष्म ऋतु में 6 महीने आपकी प्रकार से जो पवनें होती हैं वो समुद्र से आपके स्थल की ओर चलती हैं, वहीं शीत ऋतु में आप बता दीजिए कि 6 महीने ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो ये प्रकार से मानसूनी पवनें होती हैं, और इन पवनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। मैं ऊपर भी इस चीज को बता चुका हूं, और यहां भी हमने बिल्कुल क्लियरली समझ लिया कि आपकी मानसूनी पवनें किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि स्थल समीर और समुद्र समीर में क्या अंतर है। ये आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता है, आपको इस प्रश्न को कर लेना है बहुत आसानी से, और हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से आप डिस्कस कर सकते हैं हम इसको, कि किस प्रकार से हमें याद करना है ये। ठीक है, तो पहला सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है कि जो स्थल समीर है और जो समुद्र समीर है, इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है कि स्थल समीर में ये पवनें जो होती है दिन के समय चलती हैं, और समुद्र समीर में रात के समय चलती हैं। अब देखिए जो दिन के समय क्या होता है, सूर्य चमकता है, और सूर्य चमकने के कारण क्या होता है कि समुद्र जो होता है वो बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे ठंडा होता है। लेकिन जो हमारा पृथ्वी होता है, जो हमारा स्थल होता है, वो जल्दी ठंडा भी होता है और जल्दी गर्म भी होता है। अब क्या होता है कि इससे स्थल जो क्षेत्र होता है आपका, उसमें वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और शुष्क पवनें होती हैं। मतलब जो स्थल समीर है उसमें शुष्क पवनें होती हैं। अब समुद्र समीर में क्या है कि रात, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्थल समीर जो आपका है वो दिन है, और समुद्र समीर आपकी रात की पवनें चलती हैं। रात के समय क्या होता है, शीघ्र ही ठंडी होती हैं और समुद्र देर से ठंडा होता है। अब देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जो स्थल है वो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है, लेकिन समुद्र जो है वो जल्दी देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। अब क्या होता है कि इसी कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और ये पवनें आर्द्रता होती है। इन पवनों में क्या होती है, आर्द्रता होती है। इतना सा डिफरेंशिएशन आपको कर लेना है और बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब पर्वत समीर और घाटी समीर में अंतर हमें बताना है। भाई क्या अंतर है पर्वत समीर में और घाटी समीर में। देखिए जो घाटी समीर होता है वो दिन के समय क्या होता है कि शांत मौसम में वनस्पति विहीन सूर्य अभिमुख आपकी ढाल तेजी से एक प्रकार से गर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये कहा जा रहा है कि दिन के समय जो शांत मौसम होता है, हमारी जो वनस्पति है, हमारे जो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, यहाँ की बहुत सारी मतलब आपके जो वनस्पतियां होती है जहां पर, वहां पे क्या होता है कि सूर्यभिमुखी का मतलब होता है कि भाई सूरज के बिल्कुल समान सीधे, बिल्कुल सीध में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ढाल होते हैं बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं, और इससे जो भी पवन इसके संपर्क में आती है, मतलब जो क्षेत्र गर्म हो चुका है उसके संपर्क में जो पवन आती है वो भी गर्म हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, इसका स्थान एक प्रकार से घाटी से वायु के ऊपर की ओर चल पड़ता है। अब क्या होता है कि दिन के समय ये बहुत तेजी से होता है। कब होता है ये, दिन के 2 बजे ये बहुत तेजी से होता है। और कभी कभी इन समीरों के कारण क्या होता है, बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढालों पर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। तो आपको समझ लेना है कि जो घाटी समीर होता है वो दिन के समय शांत स्वच्छ मौसम में वनस्पति जो आपका विहीन होती है और सूर्यभिमुख ढाल तेजी से गर्म हो जाते हैं, उनके संपर्क में आने वाली जो पवन है वो भी एक प्रकार से गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण ये एक प्रकार से ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठने के कारण ये वर्षा भी करवाती है, आगे चलकर देखेंगे। और दिन के दोपहर के 2 बजे ये ज्यादा मात्रा में होता है। दूसरा है पर्वत समीर। क्या होता है, देखिए अब ये रात के समय क्या होता है, वो दिन था ये रात है, तो रात के समय पर्वतीय ढालों की जो वायु है वो तेजी से पार्थिव विकिरण के कारण, अब पार्थिव विकिरण का मतलब होता है, देखिए दिन भर क्या होता है कि हमारा जो वायुमंडल है वो बड़ी बड़ी किरणों से गर्म नहीं होता है, वो छोटी छोटी जो लघु तरंगी धैर्य होती हैं उनसे गर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पार्थिव विकिरण जो होता है वो उसमें हमारा जो ये गर्म ऊर्जा है वो ऊपर की ओर अंतरिक्ष की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। तो पार्थिव विकिरण कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक और प्रोसेस है, यहाँ पे ठंडा होगा,
अब पार्थिवीकरण में यहाँ पे क्या होता है कि पार्थिवीकरण कारण ठंडी और जो एक प्रकार से भरी हुई घाटी से नीचे जो उतरने वाली पवनें होती हैं वो बहुत तेजी से उतरती हैं, और इससे घाटी का तापमान जो होता है वो सूर्य उदय से पहले, मतलब सूरज के उदय से पहले काफी कम हो जाता है। मतलब जहाँ पे जो घाटी है यहाँ की पवनें, यहाँ पे क्या होता है कि जो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है और तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। तापमान के व्युत्क्रमण में क्या होता है कि अक्सर जो तापमान है आपका वहां पे ठंडा हो जाता है हमारे प्रकार से, और जो पवनें हैं उसमें आर्द्रता की मात्रा आ जाती है। अब देखिए सूर्य से पहले क्या होता है, इसकी गति बहुत तेज होती है और इसमें समीर जो है शुष्क होता है, काफी मतलब शुष्क इसमें वायु चलती है आपकी, ठीक है। देखिए 6 क्वेश्चन जो हमारा इसमें रहेगा कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में हमें अंतर बताना है। तो पहले मैं तो आपको बता दूं कि चक्रवात क्या होता है। देखिए किसी भी क्षेत्र में निम्न वायुदाब और एक प्रकार से क्षेत्र है वो स्थापित हो जाता है और इसके चारों ओर उच्च वायुदाब आपका क्षेत्र बन जाता है। मान लीजिए ये आपका क्षेत्र है और यहाँ पे आपका चारों तरफ जो आपका है, यहाँ उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, यहाँ चारों तरफ आपका बीच में आपका निम्न वायुदाब है और चारों तरफ इसके उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, ठीक है। और ये पवनें क्या होती है कि निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित होती है, मतलब बीच की ओर आकर्षित होती हैं, ठीक है। कहाँ की ओर? बीच की ओर आकर्षित होती हैं। और इसके साथ ही पृथ्वी के घूर्णन के और गति के कारण ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुरूप चलती हैं। आपको समझ लेना है कि जो चक्रवात होता है किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब के क्षेत्र पर स्थापित होता है और उसके चारों ओर उच्च वायुदाब की जो पवनें हैं वो घूमने लग जाती हैं, जो निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित हो जाती हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत मतलब उल्टा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुरूप मतलब सीधा बिल्कुल उसके घूमने लगती है, मतलब चक्रवात। प्रति चक्रवात में क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत जो आपका केंद्र है वो उच्च वायुदाब का होता है, इसमें निम्न था इसमें उच्च है, और केंद्र से पवनें चारों ओर एक प्रकार से निम्न वायुदाब की ओर आकर्षित चलती हैं और ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुई के अनुरूप और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, मतलब जो पॉइंट आपने फर्स्ट में याद किया था उसके डिफरेंट अगर आप इसमें याद कर लीजिए प्रति चक्रवात में तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार से इसका चार्ट बनाया गया है निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब का, ठीक है। अब वाताग्र किसे कहते हैं? देखिए अब वाताग्र में क्या होता है कि जब दो या दो से भिन्न जो वायु राशियां हैं मतलब आपकी पवनें होती हैं वो आपस में जब मिलती हैं तो उसके मध्य जो सीमा आपका क्षेत्र होता है उसको वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र कई प्रकार के होते हैं जिसमें शीत वाताग्र है, उष्ण वाताग्र है, अचर वाताग्र है, अधिविष्ट वाताग्र है। मैंने कहा जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां और आपस में मिलती हैं और इसके मध्य की जो सीमा होती है उसे वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र की 4 प्रकार वाताग्र के होते हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अतर आपका वाताग्र और आपका अधिविष्ट वाताग्र, ठीक है। फिर से देखिए प्रश्न आपका कि चक्रवात किसे कहते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता क्या होती है। देखिए पहले तो मैं आपको समझा दूं कि जो वाताग्र आपका होता है वो पवनों का एक ऐसा चक्कर है, पवनों का एक ऐसा एक प्रकार से चक्कर आपका होता है जिसके अंदर वायुदाब जो होता है वो कम और बाहर की ओर अधिक होता है, मतलब अंदर की ओर वायुदाब आपका कम होता है और बाहर की तरफ आपका जो वायुदाब होता है वो ज्यादा होता है, इसे चक्रवात कहा जाता है। मैंने कहा पवनों का एक ऐसा चक्र है जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम होता है, बाहर की ओर अधिक होता है, और यह वृत्ताकार अंडाकार एक प्रकार से होता है। इसमें वायु चारों ओर और उष्ण जो उच्च आपका वायुदाब क्षेत्र है केंद्र इसके निम्न वायुदाब की ओर एक प्रकार से चलती हैं इसमें। अब पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप चलती हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, पहले तो आपको बताना है कि इसकी उत्पत्ति सागर तल से होती है, मतलब सागर से होती है, सागर के तल से होती है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो भूमध्य रेखा के आसपास के निम्न अक्षांशों में होती है। तीसरी इसकी विशेषता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब एक प्रकार से उत्तर पश्चिम है और ये चक्रवात भारी मूसलाधार वर्षा लाते हैं, मतलब इसके फायदा भी है, ये भारी आपका मूसलाधार वर्षा लाते हैं। अब देखिए एक हद से ज्यादा वर्षा अगर लाएंगे तो वो क्षेत्र विशेष बाढ़कृत हो जाएगा, लेकिन अगर उतनी मात्रा में वर्षा लाएंगे जितने में कृषि की जा सकती है या फायदा हो तो वो काफी अच्छा रहेगा उससे आपका जो वर्षा है। अब देखिए वर्षा कैसे होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आप इस प्रश्न को कर लीजिए तो आपके 5 में से 5 मार्क्स आ सकते हैं, तो थोड़ा इसको देखते हैं। देखिए वर्षा करवाने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है और वर्षा काफी आसानी तरीके से जो होती है, आपको इतना टफ नहीं है, समझ लेना आसानी से कि जो वर्षा होती है
उसमें सिंपली क्या किया जाता है कि एक आपका किसी कारणवश, कोई रीजनेबल है, बस किसी कारणवश क्या होता है, जो जल वाष्प है उससे लदी हुई जो हमारी पवन है ऊपर की ओर उठती है और वो ठंडी हो जाती है। मतलब मान लीजिए जल वाष्प, नमी ली पवन जो है ऊपर की ओर जा रही है, वो ठंडी है बिल्कुल, ठीक है, और जल वाष्प का संघनन शुरू हो जाता है, मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इस आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पवन ऊपर की ओर जा रही है, उसमें जल वाष्प है, संघनन का मतलब होता है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से जल कण है वो पैदा होते हैं। जल कण मतलब बूंदे वो पैदा होते हैं, और ये वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण है इसके एकत्रित होकर वायु में तैरने लगते हैं। अब ये क्या है कि धूल कण भी आपके इकट्ठे हो गए हैं इसमें, और ये आपस में तैरने लगते हैं, और इससे किसका निर्माण हो गया है, मेघों का निर्माण हो जाता है। और मेघ किसी अवरोध से, अवरोध का मतलब कोई रुकावट, मान लीजिए ऐसा है कोई चीज जा रही, बीच में रुकावट है, रोक दिया भाई, वहीं पर वो गिर जाता है। उसी प्रकार से हमारी जो वर्षा है वो पृथ्वी के धरातल पर किसी रुकावट के कारण हो जाती है। अब देखिए पवनों के कई प्रकार हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार से वर्षा के भी कई प्रकार हैं। देखिए पहला है आपका संवहनीय वर्षा। अब संवहनीय वर्षा में क्या होता है कि हमारा जो भूतल है वो गर्म हो जाता है, और उसके साथ चलने वाली जो वायु आपकी है वो भी गर्म हो जाती है। तो वायु गर्म होकर ऊपर फैलती है और हल्की वायु ऊपर की ओर उड़ने लग जाती है। अब संवहनीय धाराओं में इसका निर्माण होता है, और ऊपर की ओर जाकर ये वायु ठंडी हो जाती है, मतलब काफी ज्यादा ठंडी, नीचे गर्म थी ऊपर ठंडी हो गई, और इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनन शुरू हो जाता है। इसमें उपस्थित जो जल वाष्प है, मतलब जो नमी है, वो संघनन शुरू हो गया, और संघनन से क्या होता है, कपासी मेघ बनते हैं, और इसमें घनघोर वर्षा होती है। याद रखिएगा, कपासी जो मेघ होता है इसमें घनघोर वर्षा होती है। कपास का मतलब काला, इस प्रकार से, तो ये बहुत ज्यादा इसमें वर्षा होती है, काले काले बादल इसमें होते हैं, और इसे संवहनीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए पर्वतकृत वर्षा। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो ये वर्षा होती है, इसके अंतर्गत जब जल वाष्प से लदी हुई आपकी जो गर्म वायु है वो पर्वत के पठार की ढाल की ओर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती है, ऐसे चढ़ना शुरू करती है, तो वायु एक प्रकार से ऊपर की ओर ठंड हो जाती है, मतलब ठंडी हो जाती है यहाँ की ओर, यहाँ पे, ठीक है। तो ठंडी हो जाती है तो इसमें संतृप्त, अब इसमें नमी की मात्रा मतलब आ जाती है एक प्रकार से, और ये उत्तर चढ़ने से इस प्रकार से जो ऊपर एक प्रकार से चढ़ रहा है, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, इसके कारण क्या होता है, जल वाष्प का संघनन शुरू हो जाता है, ऊपर में जल वाष्प इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, और इससे वर्षा होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पर्वतकृत वर्षा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है चक्रवाती वर्षा। आपको सिंपली इसमें एक लाइन याद रख लेनी है कि जो चक्रवातों द्वारा उत्पन्न होने वाली जो वर्षा है उसको चक्रवाती वर्षा कहते हैं, और उसको वातागई वर्षा भी कहा जाता है। बस इतना से याद कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए कि इनमें से कोई भी आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यही रहेगा कि आपके जो बादल है वो बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना कि जो बादलों का निर्माण होता है वो महीन धूल कणों के केंद्रकों के रूप में होता है, मतलब जो महीन धूल के कण होते हैं उनके केंद्रक के रूप में होता है, और उसके चारों ओर जो जल वाष्प है वो संघनित हो जाती है, संघनित का मतलब इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि जो बादल होते हैं उनका निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए इनका विस्तार, इनका घनत्व अपारदर्शिता के आधार पर इनको कई भागों में बांट दिया जाता है। तो पहला आपका होता है आपका पक्षाभ मेघ। अब देखिए पक्षाभ जो मेघ होता है इसका निर्माण आपको बता दे रहा है, लगभग आपका 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, और ये पतले होते हैं। कैसे होते हैं, काफी पतले होते हैं। अब पा से पा, पक्षाभ है मतलब पतले, ठीक है, पा से पा, पक्षाभ है मतलब पतले हैं। अब पक्षाभ क्या होता है, पक्षी, तो बिखरे हुए, इनके पंख के समान ये प्रतीत होते हैं। अब क्या होता है, पंख के समान ये प्रतीत होते हैं, और ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, सफेद रंग के होते हैं। अब देखिए अगला है कपासी। अब कपासी है तो ये रुई के समान होते हैं, और ये लगभग आपका 4000 से 7000 आपके मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। ये छितरे होते हैं, छितरे मतलब बड़े थोड़े उखड़े हुए अजीब से, ठीक है, और ये इधर उधर बिखरे होते हैं, मतलब एक समान पे नहीं दिखते, मतलब इधर है कभी उधर है, पृथ्वी आकाश में, मतलब, ठीक है। और ये चपटे आधार के होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे आधार के होते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है कि भैया स्तरीय मेघ क्या होता है। देखिए स्तरीय मेघ क्या होता है, स्तर, नाम से समझिए, स्तर मतलब 1 by 1 स्तर, एक स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर। उसी प्रकार से ये क्या होता है, स्तरीकरण, एक प्रकार से स्तरीय मेघ जो होता है वो परतदार होता है। कैसा होता है, परतदार होता है। परत मतलब उसकी परतें होती है अपनी, ठीक है, और आकाश में बहुत बड़े भाग पर ये फैला होता है। और ये प्रकार सामान्यता जो है वो ऊष्मा के ह्रास, मतलब ऊष्मा जो घटती है बढ़ती है, अलग अलग तापमान में जो हवा चलती है उसके मिश्रण से इसका निर्माण होता है। किसका, स्तरीय मेघ का। अगला है वर्षा मेघ, और ये आपको मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ी मात्रा में सबसे वर्षा जो कहवाते हैं यही वाले हैं।
तो याद रखना कि ये काले होते हैं, मतलब वर्षा में कैसे होते हैं, काले होते हैं और गहरे आपके स्लेटी रंग के होते हैं और ये मध्य स्तरों पर और पृथ्वी की सतह के काफी करीब होते हैं, नजदीक होते हैं और सूर्य की किरणों के अपारदर्शी, मतलब सूर्य की किरणें इसके आर पार नहीं आ पाती हैं, ठीक है। और वर्षा मेघ जो होते हैं वो मोटे और जल वाष्प की आकृति विहीन होते हैं और आपको बताना है कि इसके भी 3 प्रकार बांट दिए जाते हैं। अब ऊंचाई के आधार पे इसमें ऊंचे बादल जो होते हैं वो 5 से आपके 14 किलोमीटर आपके होते हैं, जिनको पक्षाप स्तरीय या पक्षाप कपासी, और मध्य ऊंचाई के बादल जो होते हैं वो 2 से 7 किलोमीटर होते हैं और कम ऊंचाई के बादल जो है आपके लगभग आपके वो 2 किलोमीटर से कम हो सकते हैं, ठीक है। तो मूलतः इसके इस प्रकार से बादलों के जो प्रकार है वो बांट दिए जाते हैं। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो भी हमने प्रश्न करवाए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत जरूरी था और जो ये वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत जरूरी था। अगर आपने इन प्रश्नों को समझ लिया है तो आपके एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत,